कैसे अच्छे से प्रेजेंट करूं कि मैं ये भी बताऊं कि सरकार कौन से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल को किस स्कीम से इम्प्लीमेंट करा रही है। पहली लाइन में किस्मत को कह देता हूँ, किस्मत नहीं। अरे आप 2 बार इंटरव्यू दो, आप मेंस निकालो, कभी प्रीलिम्स निकालो, बार बार आप हिट करते रहो, देखो चीजें क्यों ना बनेंगी, बनेंगी। कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे नहीं पता क्या अच्छा होगा, अच्छा होगा कुछ। मे बी यू विल बी एन आईएएस, आईपीएस, मे बी यू विल क्रैक सम अदर टॉप एग्जाम्स, यू विल डू समथिंग ग्रेट। Good afternoon, everyone. We are honored to welcome today Mukarram sir for Topper's Talk. Mukarram sir, a faculty as well as mentor at Bano IS, is a powerful testament to hard work, perseverance, and dedication. Mukarram sir has recently achieved success in UP PCS 2024 and will be joining civil services as a Nayab Tehsildar. His journey has been marked by consistent effort, resilience in the face of challenges, and unwavering commitment to his goal. Quality that truly inspire every UPSC aspirant. Mukarram sir completed his BCom from Hansraj College, University of Delhi. After that, he did Masters in Public Administration from Jamia Millia Islamia. And he's currently pursuing his PhD in the Department of Public Administration, Jamia Millia Islamia. As a faculty member at Bano IS, Mukarram sir has been teaching, guiding students on academic as well as the other challenges the aspirant face during this examination. Today, he will be sharing his insight, strategy, and lesson from his own journey. So let's welcome Mukarram sir with a big round of applause. Before we begin, let me present a bouquet from our institute to our very own faculty as well as UPPCS top. Before we formally begin his talk, पहले मुंह तो मीठा करना ही है. थैंक यू। After you. Thank you. And now floor is yours. सब लोग ठीक है? सारी बात शुरू करने से पहले 2 बात। तुम लोग सब यूपीएससी निकालना है। आई हैव नॉट क्रैक्ड दैट एग्जाम, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। दूसरी बात, 700 रैंक लाकर भी यूपीएससी की जब चीजें चलती है, रील चलती है, तो बोला जाता है 700-800 रैंक लाकर भी यूपीएससी टॉपर। एक जॉब मिली है, करियर सिक्योर हुआ, मोटा मोटा बस ये है। बट यस, इसके अलावा मैं कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना होगा, वो मैं 100% बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, जो मैं पहले भी बता रहा था जब ये चीज़ नहीं हुई थी। आई एक्चुअली फील कि आई एम रिलेटिवली अ बेटर टीचर, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं करता हूँ। और अभी मैं तुम लोगों को 1 घंटे बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, मुझे पता भी नहीं शायद 1 घंटा बोलना था, क्योंकि वो आदत में है। तो आई डोंट नो बट आई नीड टू एक्चुअली टेल यू, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने क्लासेस में बता ही देता था। मेरा रूल होता है कि जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं उसी में ये सब चीज़ें भी बताता हूँ, ताकि क्लास थोड़ी सी मोनोटोनस ना लगे, नई नई चीज़ें आपको पता चले, ठीक है। मोस्ट ऑफ योर फेसेस आर क्वाइट नॉन टू मी, मैं जान रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को, तो ज़्यादा के शायद सब लोग, एक आपको शायद नए आए आप लोग, आप भी नहीं शायद 2 लोग, बाकी सब लोगों को मैं जान रहा हूँ, आप शायद नहीं है। आपका नाम क्या? तस्लीम, ठीक है। एक्चुअली देखिए, व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग यूपीएससी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसी गलत चीज़ें हैं जो मार्केट में चलती हैं बहुत ज़्यादा, और हमने भी शायद वो फॉलो की होंगी, हमको भी नहीं पता था उस वक्त तक जब तक हमने उनको एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि ये चीज़ गलत है ना। अगर आपको 2+2 कोई 5 बोलता रहेगा और चलती आई ये बात ज़माने से, तो आप भी 2+2 5 बोलते रहेंगे, अनलेस कि आप उस बात को एक्सपीरियंस करें, आप उस पर रिसर्च करें, आप देखेंगे नहीं यार 2+2 5 तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी टाइम दिया, फॉर सम ईयर्स वी वर इनटू दिस फील्ड, एंड आई रियली रियलाइज कि कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं, जो गलत इम्पोजिशन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कोशिश करना कि अगर आप उनसे बच सकें तो। सबसे पहला, ऐसा एहसास कराया जाता है कि 16 या 17 घंटा पढ़ना होता है यूपीएससी के, मतलब ये मुझे बहुत ही गलत फ्लॉप आइडिया लगता है। मुझे एक दिन ऐसा कर देना, कोई भी इंसान 16 घंटा पढ़ना, फिर मुझे बताना कि सर मैं आज 16 घंटे पढ़ा हूँ, मैं सच में उसको 5000 रुपीज़ कैश इनाम दूंगा। कोई पढ़ के दिखा दे, ऑनेस्टली बता दे, 16 घंटे पढ़ा ही नहीं जाता। 8 घंटे आप सोते हैं, सोने के बाद सीधा आँख खुलते पढ़ता थोड़ी आदमी, फ्रेश होगा, नहाएगा, कुछ और करेगा, ब्रेकफास्ट, वो भी टाइम है, 24 घंटे 24 ही रहता है। तो द
फर्स्ट थिंग दैट आई वुड कन्वे 16 घंटा वाला आइडिया इज एक्चुअली अ फ्लॉड आइडिया, अ झूठा आइडिया दैट हैज बीन स्प्रेड इन द मार्केट। आप 8 मतलब समवेयर अराउंड 7 to 9 आवर्स, कोई स्ट्रेच करके 10 कर सकता, इतना आप पढ़ लीजिए। आप सारा टाइम काट लीजिए, वॉशरूम जाना होता है इंसान को, नहाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद कोई कॉल भी है, कभी कभी रिक्रिएशन के लिए यूट्यूब भी देखना है, ठीक है। उसके बाद सोना का जब पूरा टाइम, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी काम टाइम जाता है, तो कभी भी नहीं हो सकता। जब तक मैं पढ़ा यूपीएससी, जितने भी टाइम मुझे तैयारी करनी पड़ी, मैं शायद 1 या 2 दिन 10 घंटे पढ़ पाया, क्योंकि मैं मोबाइल से लगाता हूँ टाइम। मैं उस टाइम को टाइम नहीं लगाऊंगा जब मैं लाइब्रेरी से उठ गया, तो अब वो टाइम पढ़ने का थोड़ी हो। अगर मैं सुबह गया लाइब्रेरी 10 बजे और रात को 10 बजे आया, फिर तो 12 घंटे हो ही गए। लेकिन उस दौरान क्या क्या किया, खाना भी वहीं खाया, बाहर गया, फोन भी देखा, 2-4 कॉल्स भी आई, उसको टाइम काटिया, कोई 6-7 घंटा निकलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को अपने ऊपर ये बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती है कि हम लोगों को 16-17 घंटा पढ़ना, वो एक्चुअली है ही नहीं मार्केट में, वो झूठ है। 16-17 होता ही नहीं है। किसी किसी दिन अगर आप 10 भी पहुंच जाते हैं तो इनफैक्ट उसका भी कभी कभी नुकसान होता है। आप इतने टायर्ड हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली कि अगला दिन इम्पैक्ट होता है। आप सब इसमें जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो 8 to 9 आवर्स विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी विल मेक यू एन आईएएस ऑफिसर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको कोई जरूरत नहीं है, प्लीज कोई जरूरत नहीं। आप अच्छे कपड़े भी पहनिए, अच्छा कभी खाने को मैंने गो फॉर डिनर, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ वो 8 या 9 घंटे आपके वो होने चाहिए। उसके अलावा आप अपना देख लीजिए, खाने भी जा सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन गो फॉर आउटिंग विद फ्रेंड्स, वो भी आप कर सकते हैं कभी कभी, राइट। वीक में एक कोई दिन हल्का भी रख सकते हैं कि आज 9-10 नहीं होगा, 6-7 पढ़ पाऊंगा थोड़ा सा। अब बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कल भी 9 नहीं पढ़ा, आज आज लेकिन संडे आ गया तो संडे भी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एक वर्ड होता है जिसको शायद बहुत लोग यहाँ आके बोलते होंगे, और मैं भी वही बात बोलूंगा। यू ट्राई टू गिव 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडीज एंड दैट टू शुड बी कंसिस्टेंट। आप डेली कर लीजिए, आई प्रॉमिस कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या अच्छा होगा, अच्छा होगा कुछ। मे बी यू विल बी एन आईएएस, आईपीएस, मे बी यू विल क्रैक सम अदर टॉप एग्जाम्स, यू विल डू समथिंग ग्रेट। आई कांट गारंटी, नो वन गारंटीज। इवन somebody who tops the exam, he is afraid of even getting into the list the day before the result is out। सबको डर लगता है, हमको भी लग रहा था। हम जब रिजल्ट है पूरा कांपता है आदमी, घबराहट होती है, और 2-3 घंटे पहले से माहौल बनना शुरू हो जाता है। आजकल तो टेलीग्राम ग्रुप्स इतना आ गए, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन आप कुछ अच्छा कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में, कुछ अचीव कर लिया। बट आप कंसिस्टेंटली आप 8-9 आवर्स की स्टडी जरूर करें, यानी ये बहुत पहली बात है। दूसरी कुछ चीजें हैं, ये बहुत ऐसी बात बताऊं, पहले भी मार्केट में बताइए, और किसी के एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस एक जनरल बात बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है ना, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, बच्चे हो क्यों नहीं रहा। ऐसे लोग भी मार्केट में 7-8 साल हो गए, उनको प्रीलिम्स ही आज तक नहीं निकला कहीं का भी, यूपीएससी का ना स्टेट का ना कहीं का भी नहीं निकला। और उसको भी कभी कभी अपने ऊपर पीटी फील होता है, यार मेरा निकलता ही नहीं। जाकिर खान बोलता हूँ, सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी इन द वर्ल्ड। अपना आप बोला, हम तो यार हमारे साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों होता है, हमारा ही क्यों नहीं निकलता एग्जाम। मैं तो खूब मेहनत करता हूँ, मेरा ही फिर एग्जाम के दिन ही मुझे नींद क्यों नहीं आती रात को, मेरे ही साथ होना होता है क्या। बहुत लोग होंगे आपको अपनी लाइफ में, आपके आसपास 1-2 लोग जरूर होंगे जो हमेशा ये कहते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता, मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम आती। ऐसे जरूर मिलेंगे। पर मैं एक बात बताऊं, आप उसका डायग्नोसिस कीजिए कि 7-8 साल में मेरा हो क्यों नहीं रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको आंसर मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम वैसे सेल्फ पिटी फील करके अपने कंधों से बाहर हटा देते हैं, यार मेरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे करके बस। फिर ये नहीं कि हम उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करें, कोई नहीं जानना चाहता। आप डायग्नोज कीजिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता। नॉलेज है तो क्या मैं क्वेश्चन पेपर को डील करना नहीं मुझे आ रहा, क्या मैं बबल भरने में गलती करता हूँ। अगर मेरा बार बार प्रीलिम्स निकल रहा नहीं, मेंस नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा, कभी अपने आप से पूछो कि कभी एक आंसर तो लिखता नहीं हूँ, सीधा मेंस के पेपर में लिखता हूँ आंसर, फिर लगता है कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा। अगर आंसर लिखता हूँ तो आज तक कभी मैंने किसी सेलेक्टेड आदमी को या फ्रेंड को तो दिखाया नहीं, कोई मुझे रिव्यू दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बेस्ट आंसर लिख दिया, लिख के गठरी बना के रख दिया साइड में। हाउ विल यू नो व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव, कोई नहीं पता चल पाएगा कभी। इंप्रूवमेंट का जब मैंने ये एहसास कर लिया, जब मैंने ये मान लिया कि मुझे चीजें आ ही रही, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो दैट शुड बी योर लास्ट डे, खत्म बात होती है। आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन द ईयर 2022। फर्स्ट इंटरव्यू मैंने अपना दिया 4 साल पहले, उसके बाद फिर एक और दिया, फिर ये वाला दिया था। तो
जब नहीं हुआ तो हमने हमेशा ये चीज सोची कि शायद कहीं कोई फॉल्ट है, उसको देखते हैं, ठीक करते हैं। उसको ठीक करने की कोशिश की और कंसिस्टेंटली ठीक करने की कोशिश की, डिस्पाइट कि मैं आप लोगों को पढ़ाता था, क्लासेस लेता था, मैं पढ़ता भी था और अच्छा खासा टाइम देते थे। अभी लास्ट जिसमें सिलेक्शन हुआ, दिस वाज प्रोबेबली माय बेस्ट अटेम्प्ट, मतलब बहुत ही अच्छा। एग्जाम्स भी अच्छे हुए, बहुत सारी चीजें ठीक की, पेपर को टाइमली कंप्लीट करना, रियल एग्जाम में जाने से पहले, अब मैं नहीं बोलूंगा नहीं हम तो नहीं, हम तो कर लिए, नहीं, रियल एग्जाम में जाने से पहले महीनों महीनों 2 महीने तक टेस्ट सीरीज की, 10 क्वेश्चंस पर डे। फिर उसके बाद जब एक हफ्ते पहले सिमुलेटर्स लिखे, जो सुबह शाम 2 पेपर, ताकि वो आपकी जो माइंड और बॉडी दोनों सिंक करें। तो मैं अपना आपको ऐसा लगता है कि मुझे, मैं मेंस को लेकर आप लोगों को थोड़ा चीजें ज्यादा बेहतर बता पाता हूँ, प्रीलिम्स में मुझे, मैं खुद भी बहुत कंफर्टेबल कभी नहीं था। तो मैं फिर कहता हूँ कि आप उस दिन तक एक्सेल नहीं करेंगे मेंस में, उस दिन तक बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जिस दिन तक आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों एक साथ ना चलना शुरू कर दे। अगर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ और मैं पॉइंट नंबर 2 के लिए वेट करके ही लिखना, तो आप रियलाइज करो ना, अगर एक क्वेश्चन में आप 10 पॉइंट्स लिखते हैं तो 20 क्वेश्चन में कितने लिखे? 200। 200 पॉइंट्स, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 15 मार्कर में तो ज्यादा लिखते हैं, मैं 200 पॉइंट्स मान लेता हूँ। 200 पॉइंट्स के हर पॉइंट के बाद में 10 सेकंड अगर सोच ही रहा हूँ, तो मैंने कितनी सेकंड्स दी? 2000 सेकंड्स। 2000 सेकंड्स को अगर मिनट्स में करेंगे तो करो कोई सी सेट, 2000/60 कितना हुआ? कुछ 30 मिनट्स प्लस हो रहा कुछ है, हाँ राइट। 30 मिनट्स में आधा घंटा आपका सोचने में गया, और मैंने बहुत बेर मिनिमम बताया। मैं जानता हूँ, एग्जाम के दौरान देखा लोग ऐसे पॉइंट लिखा फट से फट से, फिर लिखा, तो आप गया 7-8 सेकंड, 10 सेकंड। तो आप ऐसे सोच के अगर करेंगे तो आपका पूरा पेपर कभी हो ही नहीं पाएगा, मतलब डैम श्योर हूं मैं कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब इंसान गधे की तरह लिखता है ना, पीछे देखता ही नहीं, फटाक 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 अगला क्वेश्चन देखा और लिख रहा, तब जाके पेपर कंप्लीट होता। और फिर हम ये नहीं लिख सकते, ये 10वीं का सवाल तो है नहीं। तो जो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि फुटबॉल मैच का ऐसे लिखो, फुटबॉल मैच पे या हवाई जहाज पे, योर फर्स्ट ट्रिप इन फ्लाइट, फ्लाइट पे बैठने के बाद की पहला, फिर नीचे मैच देखा मैंने फुटबॉल का, फिर फुटबॉल के बारे में सारा बताया। तो ये 10th क्लास तो है नहीं, जहां पर आपको क्वेश्चन जरा सा मिला आपने लिख दिया जो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मिला पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपने सब कुछ लिख दिया जो आपको आ रहा है। ऐसा था नहीं, यहाँ तो आपको क्वेश्चन की डिमांड मीट करनी पड़ेगी, राइटफुल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर सही उसके पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़े, फिर हो सकता है उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी हो, अब उसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताना, लिमिटेशन से चैलेंजेस क्या है ना। फिर आप कंक्लूड भी करते हो, और कंक्लूजन भी आप चाहते हो कि अच्छा खासा कंक्लूजन लिखें आप, अच्छा लगना चाहिए, अपीलिंग लगना चाहिए। तो ऐसे कैसे होगा 7 मिनट में 2 पेज भरना 10 मार्कर का, कैसे होगा? नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो प्लीज अपना आपको ऐसा ट्रेन करिए, इतना लिखना शुरू करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे साथ लोग आरसीए में जो तैयारी करते हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, शायद मैं उनसे बड़ा हूँ या इसलिए कि मेरे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा, तो इसलिए सुन लेते हैं। और मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि इतना लिखो, इतना लिखो, लिखने के अलावा लिखने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मुझे नहीं पता आप लिखते हो या नहीं, आंसर राइटिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा 4 या 5 साल बाद कि जिसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, हर साल एग्जाम देंगे ऑनेस्टली, तो प्रीलिम्स एक दिन निकल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मेंस ऐसा होना चाहिए कि प्रीलिम्स एक बार ही निकालना पड़े आप इतना अच्छा कर लें कि उस साल आप मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स भी मिलेगा तो आपका सिलेक्शन अच्छी सर्विस के साथ हो जाए। लेकिन वो कब होगा? जब हम जेन्युइनली बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, बहुत आंसर खूब सारे लिखेंगे हम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। कभी कोई सोचे कि बहुत पढ़ लूं, मैंने लोगों को देखा है अपना नोट्स एग्जाम में जा रहे हैं मेंस के, 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में वो एक नोट्स देखते देखते एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं, फिर बैग रखते हैं कहीं, फिर एग्जाम हॉल में। क्यों, क्या कर रहे हो आप? पता, आप बीमार हो जाओगे बहुत दिन में, बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। आप इतना स्ट्रेस हो जाएगा दिमाग पे, आप अपने आप को रिलीव ही नहीं कर रहे हैं। अरे एग्जाम घुस रहे हो, आधा घंटा पहले थोड़ा चिल करो, पानी वानी पी लो भाई, टाइम पे बैठ जाओ सीट पे जाके, किताब में घुस रहे हो, फिर 3 घंटा किताब का ही काम करना, लिखने का क्या कर रहे हो अपने साथ आप? पीपल सुनते ही नहीं, पीपल डू नॉट लिसन। ऐसा नहीं होता। आपको मैं आज ही बता रहा हूँ, अगर मैं आज आपसे ये बात पूछ लूँ ना फटाक से किसी बच्चे को उठा के, आप मुझे बताइए ईमानदारी का मतलब क्या है, ऑनेस्टी क्या है, व्हाट इज ऑनेस्टी? सब चीज का ध्यान रखना, ऑनेस्टी है। ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी बोला ना, नहीं होना, ऑनेस्टी है।
अर्श, सच्चा, इस हिंदी का मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है इसका? आप सना सना तस्लीम, बेटर, समझ गए? 3 लोगों ने अलग अलग बात बताई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अल्टीमेटली हमसे जब कोई बात पूछता है या हम आंसर में कोई बात लिखेंगे, तो जो हमारे ना दिमागों में 7 8 10 साल से जो पढ़ाई की, जो चीजें हमने डेवलप की है ना, वही बातें आएंगी। आप जब मेंस का आंसर लिखने जाते हैं, अगर आपने सिटीजन्स चार्टर पे कोई चीज लिख पढ़ी है, अल्टीमेटली वही बात याद आएगी आपको। ऐसा नहीं कि अब 2 मिनट पहले आपने क्या देख लिया और वो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, उससे नहीं आता। उस लड़की ने बताया ट्रांसपेरेंटली किसी चीज को, अपनी ओपिनियन को रखना, ठीक है, आपने उसका एक और भी नहीं बताया, आपने और कुछ भी नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह से सोचना शुरू करो अभी, कि कल को मुझसे कोई एकदम पूछ ले कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सब हम ये वर्ड सब लोग यूज करते हैं, सब लोग अपने आंसर्स में लिखते हैं, एथिक्स में, GS2 में, सब जगह लिखेंगे, लेकिन क्या हम कभी सोचे इसका मतलब क्या है? तो ये आपको कहाँ मिले, कौन सी किताब मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बता दो, कौन सी एनसीईआरटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग? नहीं है ना, फिर ये हम कहाँ से ढूंढेंगे? कभी कभी खुद से भी पूछना पड़ेगा ना, 1000 वर्ड में दिमाग मारा है कि यार ये होता है, कभी गूगल भी कर लो, उसको देख लो, क्या दिक्कत है? अगर मैं बेसिक चीज नहीं बता पाऊंगा तो फिर कैसे होगा? तो फिर तो मुझे चीजें क्लियर नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स इज अबाउट क्लियरिटी, मेंस इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, एक्सप्रेशन, एंड इंटरव्यू इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, इसलिए उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। प्रीलिम्स में अगर चीजों के बीच में आपको क्लैरिटी नहीं है, जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ, हाई कोर्ट जजेस आर गिवन ऑथ बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर, CJI, नन ऑफ द अबाउट। आई, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, यार प्रेसिडेंट ऑथ दिलाता है, फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक है यार गवर्नर दिलाता है, मैं 100% बता रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा गया हाथ से, गलत हो गया, मैंने एग्जाम होगा गलत, सही हो ही नहीं सकता। क्लियरिटी अगर आपको है कि नहीं, इसको यही ये इंसान दिलाता हो, उसी वक्त आपका आंसर सही होगा, और तभी आप अश्योर हो पाएंगे कि एग्जाम से निकलते हैं कि यार मेरा प्रीलिम शायद निकल जाएगा, हो जाएगा। वगर ना अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं जहां पे यार ये भी हो सकता है, कैसे होगा फिर? तो प्रीलिम्स इज अबाउट नोइंग थिंग्स इन अ क्रिस्टली क्लियर मैनर, बहुत क्लियरिटी के साथ आप कम चीजें जान रहे, लेकिन आप क्रिस्टल क्लियर जान रहे हो उन चीजों। भाई थोड़ा थोड़ा जान रहा, थोड़ा थोड़ा हमेशा, कुछ क्वेश्चन आप इससे कम कर लेंगे, एलिमिनेशन कहीं हेल्प हो जाएगी, कुछ को कर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स निकाल पाना शायद शायद चैलेंजिंग रहेगा बहुत। अब मेंस को क्यों बोलते हैं? एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आप कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नॉलेज को कितना अच्छा बता पा रहे हैं, नॉलेज को आप डिसेंट, आराम से, नॉर्मल तरीके से बताइए, कितना अच्छा आप लिखते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, कहीं इंडिया का डायग्राम बना रहे हैं, कहीं इंडिया का मैप बना रहे हैं, ये सब चीजें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातों को इन अ डिसेंट मैनर, जहां पे एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ने में रुचि रखे, वो एंजॉय करे कि यार अच्छा बता रहा है, अच्छा बता रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा, 100 105 110 तक मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर को ही होल्ड नहीं कर पाता हूँ अपनी कॉपी को पढ़ाने के लिए, तो फिर मतलब मुश्किल है। फिर बहुत लोग खूब सारा कंटेंट डालते हैं बहुत हैफजर्ड मैनर में, कभी पहला पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट होना तो पहले पे डाल दिया, पहला होना तो साथ में पे डाल दिया, कुछ भी ऑर्डरलीनेस नहीं है, बहुत गंदा सा मैप बना रहे हैं, जबकि मैं मैप बना सकता हूँ अच्छा, लेकिन कैजुअल हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मैप बना दिया तो लेबलिंग सही से नहीं कर रहा हूँ, लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा लेबलिंग समझते हैं सब लोग, मार्क कर रहा हूँ उसको सही से, कहाँ कहाँ क्या चीज है, क्या लोकेशन है। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, 1000 बार आप लोग पढ़ना लक्ष्मीकांत को, और DPSP पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सप्लेन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द DPSPs मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिक सवाल है, सब लोगों को बेसिक DPSPs आते हैं, तकरीबन लोगों को आते हैं, और सरकार की 8 10 स्कीम भी हमको पता होती है। अब इसको मैं कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं, कैसे अच्छे से प्रेजेंट करूं कि मैं ये भी बताऊं कि सरकार कौन से DPSP के कौन से आर्टिकल को किस स्कीम से इंप्लीमेंट करा रही है। राइट टू वर्क कौन सा आर्टिकल में DPSP में है, सब लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 21 में और 41 में,
41 में है डीपीएसपी, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम ला रखी है, जिसको अभी हम लोग वीबीजी राम जी बोल रहे हैं। फिर ऐसे दूसरा क्या बताओगे, गवर्नमेंट ने वेल्थ कंसंट्रेशन के खिलाफ, वेल्थ कंसंट्रेशन के खिलाफ है ना आर्टिकल 39 कि वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये भी तो एक प्रोग्राम ही है सरकार का, ये भी तो इनिशिएटिव है। तो आप ऐसे बताएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे। अब इस चीज को विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन को पढ़ के ये स्कीम दिमाग में बना लेना कि मैं पॉइंट पॉइंट लिखूंगा, फिर स्कीम बताऊंगा, पॉइंट लिखूंगा, स्कीम बताऊंगा। तो ये सब चीज तब होगी जब हमने बहुत सारे आंसर्स लिख लिया होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ होगा पिछले 8-10 साल में जिसने आंसर्स ना लिख कर यूपीएससी में अच्छा कर दिया हो, हो ही नहीं सकता। मैं शायद पहली क्लास मैंने इस क्लासरूम में 2 नवंबर 2023 को ली थी, अगर मुझे शायद याद है सही। 24-25 गया बीच में, 26 अब चल रहा। 2 नवंबर 2025 में मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन बिना याद किए मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ कि उस क्लास में भी मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस दिया होगा कि आप आंसर राइटिंग क्या कीजिए। सब लोग अच्छा कर लेंगे, प्रीलिम्स में निकलना शुरू हो जाएगा कुछ बरस बाद, कुछ का अभी भी निकलेगा, कुछ का अगले साल निकलेगा, कुछ उसके बाद निकलेगा, नहीं शुरू हो जाएगी कहानी। लेकिन क्या हमने अपने आप को मेंस रेडी किया है या नहीं, आर वी रेडी टू डील विद मेंस। बहुत ध्यान देता हूँ, प्रीलिम्स ऐसा है आपको बहुत सरप्राइज करता है। जिस साल आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, हो सकता है उस साल चीजें क्लिक ना करें। जिस साल आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, उस साल क्लिक कर जाए, क्योंकि नॉलेज तो है ही, काम चल रहा है उससे। मेंस रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल है। अगर आप 20 क्वेश्चन लिख कर आ रहे हैं अच्छे प्रेजेंटेशन, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरव्यू कॉल पाएंगे। ठीक है, तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, जैसे कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक चीजों में यह है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत सच में ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, आईएएस का जब अटेम्प्ट खत्म, मुझे ये बताओ, तुम लोग हर साल 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से 800-900 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी लोग तो नहीं होते। और हर साल कई लाख लोग ऐसे होते हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होते होंगे मार्केट में। लेकिन तुमने कभी सुना है कि कई लाख लोग जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनमें से 10, मतलब 10, मान लीजिए 10,000 लोग थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनमें से 50 लोग सुसाइड कर गए। ऐसा सुना? कभी नहीं सुना। वो भी जिंदगी जीते हैं बाद में, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता होगा, कोई कोचिंग मार्केट में जाता होगा, या कुछ और करता होगा, या कुछ अपना प्रोफेशन करता होगा, या अपना बिजनेस करता होगा, सब करता है। तो मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट होता और लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होता तो लोग मरते नहीं है, उनको भी कुछ करना होता, वो उनको भी पता होता कि ये भी एक एग्जाम था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे आप। जब आप नए आते हैं 21-22 साल के लोग, तो उनको ये एहसास होता, कभी कभी डर लगता है जिस दिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा तो क्या होगा, क्या मैं लास्ट अटेम्प्ट तक भी जाऊंगा। ये होता, हम लोगों को भी होता था, लेकिन कोई नहीं मरता। आप इनफेक्ट और मैच्योर होते हैं और समझदार होते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आपने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर ली, तो उसका कहाँ से भुगतान करेंगे। आपने जबरदस्ती डिप्रेशन शुरू कर दिया, क्या दिक्कत है, कभी कभी अब सब लोग दिल्ली में और रात में 11 बजे कैब करके, ऑटो करके, कभी लुटियंस दिल्ली दिल्ली घूम पाया करो, कोई इशू नहीं है। व्हेन यू फील टायर्ड, वो कभी कभी घर से पॉकेट मनी से पैसे मिलते हैं, 1 तारीख को पैसा ज्यादा होता, लास्ट का मंथ फिर टाइट जाता, दो लास्ट के 4-5 दिन। अगर पहले दिन जब पैसा अच्छा मिलता, तो कभी कभी बहुत अच्छा पिज्जा खा लिया करो जब मन करे, क्योंकि लास्ट तक ज्यादा ज्यादा पैसे कम हो जाता। हम सब लोगों के साथ है, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती, थोड़ी चैलेंजिंग, लेकिन जब कभी मन करे तो गो फॉर अ पिज्जा पार्टी, खाओ अच्छे से, और अकेले में खा लो कभी कभी, कोई जरूर नहीं कोई जाएगा साथ। जेन्युइनली स्पीकिंग, मतलब ये मैं तुम्हें एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। बहुत लगता है कि फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, एक वक्त आता है जब एक्चुअली आपको चाहिए कि अब नहीं, मुझे तुम्हें पता, मैं कभी कभी अकेला मूवी देख आया हूँ, अकेला। और यहाँ, हाँ, अकेले देख लो, कोई मसला नहीं, आराम से। क्यों, मतलब ये सोचना है कोई होगा ही, वो है तो अच्छी बात है। ज्यादातर तो तुम लोग ऐसे जिनके साथ होता ही है कोई ना कोई, लेकिन अगर नहीं है तो चले जाओ अकेला, क्या दिक्कत। मतलब कीप योर लाइफ सिंपल, कभी चाय पिया, अकेला जाना है। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि एकदम हर वक्त एक डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो, दैट विल नॉट हेल्प। आपके एग्जाम को भी इम्पेक्ट करेगी वो भी, आपको, और आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ भी इम्पेक्टेड रहेगी। कोई उसका कोई जरूरत नहीं है, सब आप लोग एक्सेल करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, सब आप लोग कुछ कर लोगे जिंदगी में। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और अपनी मॉरल वैल्यूज जो है, आपको सही लगता है सही सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है, अच्छा इंसान रहना, कीप वियर गुड क्लॉथ्स, बी स्मार्ट, बी जेंटल विद पीपल अराउंड यू। अच्छे से, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, शरीफ,
और बहुत लोग कई बार उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें और उनको पता होता है कि यार मुझे ना एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि मुझे शरीफ लोग समझते हैं। फिर कभी-कभी आपका मन करता है कि नहीं अब मुझे हरामी बनना है ना, अब मुझे इनको इनके साथ हरामी बन करना, क्योंकि तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट हरामीपन की है नहीं, वो हो नहीं पाएगा तुमसे। एक या दो बार करोगे फिर तीसरी बार खुद मॉरल गिल्ट होने लग जाता है कि यार मुझसे नहीं होते, रहने दो। तो बी व्हाट यू आर, बी एज यू हैव बीन बोर्न, कोई जरूरत नहीं बहुत बदलने की। कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि यार वो लोग आपसे ज्यादा अच्छे हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे अगर मोबाइल फोन में शायद दो तीन दर्जन आईएएस ऑफिसर के नंबर होंगे, आईपीएस के होंगे, आईआरएस होंगे, क्योंकि हमें इस जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत लोग आईएएस बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं 2-3 साल पहले से जब मैं सोचता था कि यार सब लोग बन रहे हैं, तो कई बार ऐसा एहसास होता था हम 4 लोग खड़े हैं तो 3 सेलेक्टेड है उसमें, फिर मैंने देखा चौथा कौन नहीं सिलेक्टेड हो, मैं हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जो हिम्मत देती थी, मैं बहुत जेन्युइन बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता आप लोगों को, कभी इस क्लास में मैंने शायद झूठ नहीं बोला आज तक। मुझे जो हिम्मत देती थी वो देती थी ये लोग मेरे साथ के थे, बस इनका समय मुझसे पहले था, मेरा भी आएगा, ये पहले हो गए मेरा भी आ जाएगा आज नहीं तो कल, और बस मुझे उस टाइम के लिए रुकना। आप अगर पीछे हट जाएंगे तो अलग बात। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे शायद 2 साल में आईएएस हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे 4 या 6 और लगेगा उनको, लेकिन उनका क्या होगा जो बीच में क्विट कर जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता ना। तो हारेगा वही जो क्विट करेगा, वरना आप हर इंसान जीतेगा, कुछ ना कुछ आप लेंगे। मेरे साथ के लोग अगर सेलेक्टेड हैं, और हाँ एक वो बात होती है जिंदगी में, कंटेंटमेंट, सुकून की। आप मैं मुझे मतलब फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट दिस पोजीशन ऑफ नायब तहसीलदार। ठीक है, लोग ऐसे होंगे सिस्टम में जो वहां पर आईएएस भी होंगे मेरे आसपास, आईपीएस भी होंगे। अब लोगों की तो इतनी अथाह और अनगिनत ख्वाहिशात होती हैं, सारी तो पूरी नहीं होती। लोग आईएएस बनकर ये बोलते हैं मेरा मेरा स्टेट कार्डर नहीं मिला, स्टेट कार्डर मिल जाए तो उनको ये लगता है कि यार पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रही। आपको नहीं सुकून में रहना तो मत रहिए भाई, आप ऐसे ही कवर में जाएंगे, ऐसे ही आपको जला दिया जाएगा, ऐसे ही आप दुनिया से चले जाएंगे। आपको कंटेंटमेंट डेवलप करना पड़ेगा, सुकून। मैंने अब अपने लिए क्या सोचा कि मैं नायब तहसीलदार अगर रहूंगा, मैं इसी में एक्सेल करूंगा। मुझे अगर आगे कुछ नहीं मिला जिंदगी में, इसी में बहुत फाइन ऑफिसर बनने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने काम की इतनी नॉलेज लेनी है कि 10-20 नायब तहसीलदार मुझे कॉल करके पूछा करे कि मुकर्रम भाई यार ये मैटर है, ये कैसे रिजोल्व होता, और मुझे उनमें ही बेस्ट होना। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल पहले भी क्लास में दिया, शायद फिर बताता हूँ कि आप सब, हम स्कूल से पढ़े हैं सब लोग, आपने सब ने कॉमन एग्जाम्पल होता है, सब ने एक नोटिस की होगी चीज कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करता था जो बहुत सख्त था। एक बार अगर कॉरिडोर से निकल गया तो पूरी क्लास सख्त, पूरी क्लास, टीचर भी सीधा हो जाता था, नहीं पढ़ाने वाला कुर्सी से उठ के पढ़ाने लग जाता था बोर्ड। सब ने विटनेस किया, एवरीबॉडी। वही रूम था, वही हॉल था, वही पोजीशन थी, उसी कुर्सी पे एक प्रिंसिपल और आया कोई कभी 4-6 साल बाद। उस प्रिंसिपल का ये था कि उस प्रिंसिपल के बगल से अगर गुजरने से कोई कुत्ता वहां बैठा, कुत्ता उठ कर चलता नहीं, तो वही बैठा रहता, डरता है, कोई उसका मतलब इन्फ्लुएंस ही नहीं था स्कूल में क्या हो रहा, कौन टीचर क्लास ले रहा। कई बार टीचर से उसकी बुराई कर रहे हैं, क्लास में डर ही नहीं रहे। ऐसे ही प्रिंसिपल देखो। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसी एक पोजीशन पे 2 लोग थे। एक इंसान ऐसा था जिसका रुतबा था, जिसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अगर कॉरिडोर से गुजरे तो सारी क्लास अटेंटिव हो गई। एक ऐसा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा कोई है, बस वो एक साइन कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कई बार आपकी पोजीशन ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत इफेक्ट होती है। आप आईएएस होंगे, शायद आप बहुत चीजें कैरी आउट ना कर पाए। दूसरा, आपका एक कलीग आईएएस होगा, बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, एक्टिव है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत चीजें कर लेता। सुबह 7 बजे से काम शुरू करता, वो जिम भी कर लेता, अच्छा ब्रेकफास्ट करता, 2-3 ऑफिस के काम निपटा देता कैंप ऑफिस में ही, फिर 10 बजे ऑफिस जाता, 10 बजे से सारी 4-5-6 मीटिंग, हाँ भाई ये मीटिंग ये मीटिंग ये मीटिंग, सारी मीटिंग्स कॉल करता, 5 बजे तक एक जनता दरबार भी लगा लेता, लोगों के ग्रीवांस भी सुन लेता, और 6-7 बजे घर जाकर फिर कैंप ऑफिस में 4-6 काम कर लेता। एक आदमी ऐसा, उसको पता ही नहीं 11 से 11:15 तक ये मीटिंग चलनी थी, इसने 11 से 1 इसी मीटिंग कर दिया। उसको अपनी सारी बातें बतानी है मीटिंग में लोगों को, आपने 5 मीटिंग और करनी थी, वो सारी कैंसिल हो गई। तो दिस कम्स फ्रॉम व्हाट, हमारी पर्सनालिटी, हमने कैसे अपने आप को डेवलप किया, कैसे हम चीजें सीखी। और इनके लिए आपको कोई बाहर से नहीं सिखाएगा, आप धीरे धीरे अपनी चीजों को अभी से करना शुरू कीजिए। जैसे मैं आपको, आप ज्यादातर लोग तो जानते हैं, जैसे मैं पीएचडी करता था, अभी मतलब मेरा फाइनल ईयर, पीएचडी भी कर रहा हूँ, वहां पे सेमिनार्स में भी जाता हूँ, पेपर भी पब्लिश करता हूँ, यहाँ भी क्लास लेता था, कभी कभी 2 क्लास भी लेता था। फिर वहां जामे जाकर अपना आरसीए के डिस्कशन भी होते हैं, फिर अपना आंसर राइटिंग करनी है, क्लास भी देखनी है, फिर कभी कभी तुम लोगों को एस्सेज भी चेक करके अगले दिन लाने हैं। तो ये कैसे मैनेज होता, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अपने लिए बनना पड़ता।
कभी कभी खुद थोड़ा समय अपने लिए निकालना पड़ता। और लाइफ में बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे अगर आप खुद चीज़ों को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं। और डिसिप्लिन भी एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बहुत मैसिव प्रॉब्लम हो जाती है इनडिसिप्लिन लोगों को। ये जो चीज़ें इनडिसिप्लिन है, कामनेस होना, ठीक है, आराम से सामने वाले की बात सुन के उसको जवाब देना, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे थर्ड पार्ट में, इंटरव्यू में। आप जैसे होते हैं वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत बदलाव नहीं आता, मैं आपको बता दूं। कोई ये सोचे कि जैसे इंटरव्यू आएगा मैं सब चीज़ें ठीक कर लूंगा, ये लिख लो कागज पे, कुछ ठीक नहीं कर पाओ। अभी से ठीक करना शुरू करो, अभी से बात अच्छी करना शुरू करो, अभी से आपके थॉटफुल आइडियाज होने चाहिए। जैसे एक गांव में आदमी क्या कह रहा होगा, अरे ईरान पे ना जो अटैक किया अमेरिका ने, कुछ ना है, तेल की लड़ाई है। ऐसे कहेगा। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी को क्या कहेगा, अरे ये लोग ना एप्स्टीन फाइल में सब फंस रहे थे इसलिए वो एप्स्टीन जान रहा, उसमें थोड़ा और ऊपर की बात। तो कम से कम आप ये दो बातें मत करो, आप इनसे और ऊपर क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज व्हाई यूएस इजराइल हैव अटैक्ड ईरान, देयर कैन बी मल्टीपल मोर रीजंस, आप उन पर कम से कम बात करिए। बहुत बड़ी ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है एंड यूएस वांट्स इट्स कंट्रोल देयर, राइट। ऑल्सो Israel and US intelligence agencies have realized that it is the Iran which can be one of the strongest opponents to them in the next 20-25 years. इससे पहले उसे एक वॉर करो, वहाँ पे रिजीम चेंज करो, राइट। रिजीम चेंज होगी तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अपने हिसाब से चलाना, अपना कंट्रोल, और वहाँ के लोगों पे, और जो भी वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब रिजीम ही आपकी रहेगी। तो ये भी रीजन हो सकते हैं। तो हाउ यू आर consolidating your thoughts, how you articulate your thoughts, then how you present them, all should start right now. You cannot wait, ठीक है, you cannot wait। जैसे मेरी जिंदगी में कुछ जो लर्निंग्स हुई हैं पिछले 4-5 साल में, जैसे बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें पहले मुझे इरिटेट कर देती थी कि इस इंसान ने मुझे डिसरेस्पेक्ट कैसे किया, वो मुझे अभी भी करती है, बट अब इतना नहीं करती। कोई बात नहीं, हाउ कैन समवन अफेक्ट मी, और ये जेन्युइनली मैंने अपनी पर्सनालिटी में डाल दिया इसको। एक दूसरी बड़ी चीज जो शायद मुझे मैंने एहसास किया और लर्निंग हुई है, कंटेंटमेंट मैंने शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू किया है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी। कभी मुझे बहुत अच्छा, कोई मुझसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करता है तो मैं उसको कभी कभी ऐसे चाय पे लेके जाता हूँ, चलो चाय पियेंगे आज। कभी कोई जिंदगी में ऐसी बात हुई जो बहुत समय से नहीं हुई तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। लाइफ हमारी ऐसी है सब लोगों की इतनी चैलेंजिंग कि हमको खुशी खुशी के मौके कम मिलते हैं। सख्ती, तंगी, स्ट्रेस ये ज्यादा है लाइफ में। तो कभी कभी जब बीच बीच में चीजें मिले तो एंजॉय दैट, गो आउट, आराम से, आपको मोमोज खाने का अच्छा लगता है वो खाइए। यही सब हम लोगों को, क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक और बात बता दो, खाना ही एक ऐसी चीज जो बहुत एक्साइट करता लास्ट में। बहुत लोग, मैं नहीं कह रहा सब लोगों को, बट देयर विल बी डेज जब ना आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सबसे अच्छा खाना भी खिला, बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी नींद आएगी, 1-2 दिन तक एक गुड गुड फीलिंग्स आती है, पता नहीं, वो पता भी नहीं होता क्यों फीलिंग्स अच्छी आ रही। ठीक है, अपनी जो चीजें लाइफ में पसंद है वो चीज करते रहिए, ऐसे नहीं को हर चीज को रोक देना है। बी गुड विद पीपल अराउंड यू, जेंटल रहना, अच्छा रहना, अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करना, ठीक है। अभी से प्लीज, एकदम नहीं कि मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा उस दिन, नहीं, नहीं होगा। बात करना नहीं सीखेंगे आप अगर आप नहीं सीखेंगे, बहुत जरूरी है टू कम्युनिकेट वेल। और ऑरेटरी तो बड़ी चीज हो जाती है, बट कम से कम बेसिक कम्युनिकेशन हमको आना चाहिए कभी भी। ये चीजें हैं, मतलब मुझे जो लगती है मैंने शेयर की अपनी, जो मुझे लगा कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए या कुछ ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए मेरे साथ। ठीक है, तो पहली चीज आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। 8-9 घंटे पढ़ लेंगे तो आप कोई मसला नहीं, बहुत है, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ बार बार ठीक नहीं हो रही है तो आप उसका डायग्नोस करने की कोशिश कीजिए क्यों नहीं हो रही। अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने आसपास के मेंटर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन ये मत सोचते रहना कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझसे तो होगा ही नहीं। आप देखो तो पहले, क्या पता कुछ प्रॉब्लम है, आप वो ठीक नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ठीक करिए, सही हो जाएगा सब कुछ। तो अपने मेंटर्स हैं, बनवाइए, इसमें हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं, शादाब भाई हैं, यू गो टू देम, टॉक टू देम, ट्राई टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड देन वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम। ठीक है, हेल्थ को ध्यान रखना है, और बहुत बेसिक चीज़ों को दाएं बाएं जो चल रही है लाइफ में उनसे अफेक्ट नहीं होना, अपना एक गोल होना है उस पर। लास्ट चीज बताऊंगा, एक मेरा स्टूडेंट था, बनवाई इसमें ही था, मैं उससे अक्सर मिलता हूँ। मैंने यहाँ टेस्ट कराया था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बैच का फर्स्ट टेस्ट मैंने कराया था, और मुझे आज भी याद है उसका टॉप स्कोर था। बहुत अच्छा लड़का, बहुत डिसिप्लिन्ड है, वैल्यूज हैं उसकी स्ट्रॉन्ग,
बहुत तेज है पढ़ने में अच्छा। जब मुझे मिलता वो 6 महीने में, कल मुझे मिला बहुत दिन बाद, 4-5 महीने बाद, हर बार मुझे वो नए गोल के साथ मिलता है। मैं उससे परेशान हूँ, तेरा सारा टैलेंट गड्ढे में जाएगा। सर अब ना हम कंफ्यूज हैं सर, हमको लो क्या जुडिशरी करना चाहिए सर, हमको यूपीएससी। तो पहले सोच लो एक हफ्ता, तुम जब पढ़ाई करो तो बहुत मुझे ये सब चीजें बताएगा, ये करना चाहिए सर, ये करना चाहिए। मैंने तुम्हारे सारे टैलेंट खराब हो जाएगा। तो गोल डिस्प्लेसमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होना, आप एक बना लीजिए पहले। मैं कभी भी किस चीज को, इस चीज का कायल नहीं हूं कि आप आईएएस बने, लेकिन आपको क्या बनना वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं पूरा देश दुनिया आईएएस नहीं बनेगी, ना बन सकती, ना बनने की जरूरत है। समाज में और भी लोग होने चाहिए, लेकिन आप वो जो बनना का वो क्लियर तो हो प्लीज। अभी यूपीएससी तो फिर मेरे एकदम से मन आ रहा है स्टेट पीसीएस दे दो, स्टेट के अपना अपना छोड़ो, झारखंड छत्तीसगढ़ तक जा रहा हो, यूपी स्टेट क्यों भाई, क्या करना है? पहले दे तो ये जब जब जिंदगी तुम्हें इस उस सिचुएशन में ला देना कि भाई कुछ हो नहीं रहा, तब देख लेना। अब कम से कम यूपीएससी को फोकस कीजिए। और मैं बहुत कंफर्मेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ ये बात बोल सकता हूँ, आईएएस बनने के लिए ब्रिलियंट माइंड की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एग्जाम, इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं, कसम से। मुझे आज तुम एक बात बता दो, कोई भी लड़का क्लास में यूपीएससी में एक कोई कॉन्सेप्ट मुझे बता दो जो 10वीं क्लास का बच्चा समझ ना सके, या 12वीं का। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें बच्चों को समझने में दिक्कत आती है ही ना कोई कॉन्सेप्ट। तो यूपीएससी में कभी इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत ही नहीं है, एवरेज माइंड बट समबडी विद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्लियर गोल, सबर हो 2 साल 3 साल 4 साल तक। कोई भी एवरेज माइंड इंटेलिजेंट, गांव में लोगों को लगता है यार मुकरम तू इतना तेज था, तू तो स्कूल टॉप कर, फिर तू आईएएस क्यों नहीं बना? तेजों का है ही नहीं खेल। यहाँ पे कंसिस्टेंसी और एवरेज लोगों की जरूरत है, लेकिन चीजें बस आपके साथ चली जाए। हम शायद उन लोगों में से थे जिनको एक दीवार खड़ी करनी थी, हमारे पास वो भी थी करनी जिसको बोलते हैं, हमारे पास रोड़ी भी थी, हमारे पास ईंट भी थी, हमारे पास पानी भी था गारा बनाने के लिए, हमारे पास सब कुछ था, बट हम उन सब चीजों को एक बार में सेट नहीं कर पाए। आप पहले अपने आप के पास सारी चीजें इकट्ठी करो, जब वो सेट ना हो फिर किस्मत है, और ये चीजें तो हो पहले। मार्केट में बहुत बड़ा एक सर्कल है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें 10 लाख यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं सपोज। अब उस 10 लाख में कोई आदमी बैठा वहां भिलाई में, और भिलाई में उसने कोई छज्जू राम से कोचिंग की और क्लास करके उसका नहीं हुआ। यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं, किस्मत पहली पहली लाइन पे किस्मत आ गई तुम्हारी। उस बहुत बड़े गोले में आपको एक इनर सर्कल है छोटा सा, उस 10 लाख में 20,000 लोग हैं इनर सर्कल में, उन 20 में कम से कम आओ। फिर तुम 1,000 जो 900 सीट है उसमें ना हो, फिर तुम किस्मत वालो, तुम कह दो किस्मत नहीं। अरे कम से कम वहां तक पहुंचो। तो पहली लाइन में किस्मत को कह देता हूँ किस्मत नहीं। अरे आप 2 बार इंटरव्यू दो, आप मेंस निकालो, कभी प्रीलिम्स निकालो, बार बार आप हिट करते रहो, देखो चीजें क्यों ना बनेंगी, बनेंगी। और ये इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर हम फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, और हम कोई स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2020-21 में इंटरव्यू दिए यूपीएससी का, फिर किस्मत से 2-3 बार कभी प्री नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान वो हिम्मत बनाए रखे, क्योंकि उनको 2021 की बात याद है कि पहले भी तो इंटरव्यू दे रखा, तो वो चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी। तो फिर 2024-25 तक फिर क्या पता फिर निकाल दे। लेकिन अगर आप 7-8 साल तक एक ही स्टेज पर अटके, वो निकल ही नहीं रहा, तो फिर क्या है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कहीं अपने आप में। तो फिर आप मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे, बहुत डिप्रेशन आ जाएगा, कोई स्टेज निकलता ही नहीं। तो कीप हिटिंग द वॉल मल्टीपल टाइम्स। On a majority of the instances, it is your head which will get blooded, but then there will be one instance when the wall will fall. आप उस एक इंस्टेंस का इंतजार करिए, बार बार मारिए दीवार, बार बार दरवाजा खटखटाइए, एक बार तो कोई खोल के बताएगा कि कहाँ जाना, क्या करना, आप अंदर आ जाइए, someone will welcome you, but keep hitting it, keep knocking the door. हारोगा आप में से वही इंसान जो पीछे मुड़ के वापस जाएगा। मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, और बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। कोई इंसान नाकाम नहीं होगा, वही इंसान नाकाम होगा जो पीछे हट के जाएगा। कुछ 2 साल में बनेंगे, कुछ 4 में, कुछ 6 में,
अब ये अलग बात है, तो 6 वाले कौन हो, कोई 2 वाले कौन हो, कुछ अलग। ठीक है, आई थिंक दिस वाज फ्रॉम माय साइड। किसी कुछ पूछना है, बताना है, हमें तो बताइए। सर, जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है स्टार्टिंग में और अब आपका यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, तो यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंट है? और क्या आपने अलग से कोई घटना चक्र वगैरह, जैसे कि सभी टॉपर से बताते हैं घटना चक्र पढ़नी है, और स्टेट जो जीके होती है वो तो अलग से पढ़ी जाती है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंट क्या होता है सर क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अप्रोच पे डिफरेंस है, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई झूठ नहीं है, गलत नहीं है। जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यूपी स्टेट के प्रीलिम्स में ना थोड़ी फैक्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा है चीजें, वन लाइनर क्वेश्चन है ज्यादा। हालांकि अब तो स्टेट ने वो ठीक कर लिया, और आपको करंट वो ऐसे नहीं पूछे। यूपीएससी में जैसे क्या है, अंडमान एंड निकोबार न्यूज में फॉर एग्जाम्पल, अभी वहां पे एक प्रोजेक्ट बनने वाला था, ग्रीन क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, कुछ चल रहा था, तो अब वो अंडमान एंड निकोबार के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, स्टेट कैसे पूछेगा? स्टेट क्लियर पूछेगा, ये कौन सा प्रोजेक्ट था जिससे अंडमान एंड निकोबार पे सरकार कुछ बनाना चाहती है और उसको अभी रोक लगा दी गई है फॉर एग्जाम्पल, उस नाम पूछेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा होता है, फैक्ट ओरिएंटेड ज्यादा होता है आमतौर पर, राइट। मेंस में थोड़ा डिफरेंट, वहां पर ऑप्शन हटा रखा, इस यूपीएससी में ऑप्शनल अभी भी है। हालांकि उसने यूपीएससी में भी ऑप्शनल की बात बहुत दिनों से हटना चाहिए और हटना भी चाहिए, और बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड भी किया। वहां पे 4 जीएस पेपर यही है और 2 जीएस पेपर और स्टेट पीसीएस वाले, लेकिन क्वेश्चन उतने ही, 20 क्वेश्चन, वही 3 घंटा। ये कह सकते हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन ज्यादा आर्टिकुलेटेड होता रिलेटिव, स्टेट में उतना नहीं होता। लेकिन जिस तरह का कंपटीशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कैपेबल बनना पड़ेगा यूपीएससी क्वालिफाई करने, क्योंकि ज्यादातर क्राउड वही आ रही है, ज्यादातर क्राउड वही जिनके यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गए, फिर वो वहां आ रहे हैं, सब लोग वहां आ रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में क्योंकि ओपन है, सबको हिंदी आती है, सब लोग उधर आ रहे हैं, हिंदी का भी पेपर होता है इसके लिए। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स में फैक्ट्स पे थोड़ा ओरिएंटेशन ज्यादा है, कोई करंट अफेयर्स थोड़ा फैक्चुअल पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कभी कभी वो आपसे, कोई एरोप्लेन, जैसे नेपाल रिलेटेड कोई एयरक्राफ्ट थी, वो गिर गई थी, तो उसके एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, ऐसे पूछ लेगा। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता, वो कुछ और तरह से पूछता। तो प्रीलिम्स इज लाइक स्टेट्स हैव मोर फैक्ट्स और they ask more factual questions in prelims, and in mains their questions when compared to UPSC syllabus is है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया, थोड़ा सा ओरिएंटेशन उनका कम होता है यूपीएससी के मुकाबले। यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा आर्टिकुलेटिव ज्यादा, बस 20% का डिफरेंस। और कोई पूछा है? अगला मैं पूछना चाहूंगा, जी सर। मेरा क्वेश्चन है, आप काफी टाइम से एग्जाम भी देते हैं और काफी जो सीनियर मतलब जो स्टूडेंट हैं और आपके फ्रेंड्स उनको गाइड भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको गाइड आप कर रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है और खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, तब कैसा लगता था और उससे कैसे डील करते थे? मुझे जेन्युइनली, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बोला इस क्लास में मुझे कोई झूठ नहीं, मुझे बहुत बेइंतहा खुशी होती है। मेरी माँ ने मुझे कई बार बोला हुआ किचन में उनके साथ खड़ा हूँ, मैं जाऊंगा घर में घुसता हूँ, मम्मी बोल, मम्मी आज ना उसका हो गया फलाना का, तो मम्मी नाम सुना होता है सब दोस्तों, तो हमेशा मुझे कितनी बार बोलते हैं तू कितना साफ दिल का, सबके लिए खुशी होता। तो उससे तो मुझे कभी इम्पैक्ट ही नहीं हुआ कि किसी को हुआ, क्योंकि अगर मेरे और उन लोगों ने ऐसा रहा है कि उन लोगों ने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बोला भी है कि मुकर्रम ने भी बहुत हेल्प की, बहुत लोगों ने, अभी शाहरुख IRS हुआ, उसने पूरा इंस्टाग्राम पे लिखा बाकायदा कि मुकर्रम का हेल्प, ही वाज माय मेंटर। आई फैसल रजा IPS वेस्ट बंगाल, उन्होंने एक बार पूरा चल रहा था, 100-200 लोग सुन रहे थे, सबके सामने बोला उन्होंने, बहुत लोगों ने, मासूम भाई खुद बोलते हैं, क्योंकि उस साल जिस साल उनका मेंस हुआ उस साल कॉपीज मैं ही इवेलुएट कर रहा था। तो ये तो दिस इज लाइक सेंस ऑफ प्राइड, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब ये लोग हमारे गाइडेंस अगर हो रहा तो हमारे भी हो जाएगा। दूसरा कि जैसे अभी आप किसी का हो गया, तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया जेन्युइनली, कि ये एक भीड़ है जो यहाँ बैठी है और इनको सबको इस कमरे से बाहर निकलना। अब इसमें कुछ निकलते जाएंगे, कुछ पहले निकल जाएंगे, लेकिन आखिरी वाला बच्चा भी निकलेगा। हो सकता है मैं आखिरी हूँ, लेकिन आई विल आल्सो एग्जिट इसमें। मुझे हमेशा ये बहुत क्लियर था, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं आज भी बता रहा हूँ, निकलने के बाद आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता था कि बस चीजें हिट नहीं हो रही हैं, बस बैठ नहीं रही, वो बोलता है ना, वो बस बैठ नहीं रही, गोटी बैठ नहीं रही, वरना आपको सब पता आती हैं आपको चीजें, इसलिए उस गोटी बिठाने के लिए टाइम दे रहा, कभी तो बैठेगी।
हल्का नहीं पढ़ना है और कंटेंटेड नहीं हो जाना है कि अब मुझे आ गई चीजें। उस आए हुए पे भी आपको काम करते रहना और इम्प्रूव करना और कोशिश करना जो आपसे बेहतर उसके साथ लिखो, आप उसके साथ पढ़ो जाके आपको और सीखना। ठीक है सर। कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगते हैं तो दे डोंट जस्ट कई तो स्टेट सर्विसेज देते ही नहीं है कि हम यूपीएससी ही करेंगे, ठीक है, जिद है। दूसरा उस समय पे फिर वो ना मास्टर्स भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कुछ साल बाद क्या रियलाइज होता है कि उन्होंने अटेम्प्ट दिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ वैल्यू, कुछ उनके प्रोफाइल में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उनका नॉलेज भी नहीं बढ़ा, ठीक है। तो आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट को कि उन्हें साथ में मास्टर्स भी करना चाहिए, स्टेट सर्विसेज कब से देना चाहिए, इस बारे? इसमें मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टेट सर्विस अक्सर स्टेट्स में सीट्स बहुत कम आते हैं, कहीं 200 सीट आ रही हैं, कहीं 150 आ रही हैं, कहीं एक दो स्टेट जहाँ आते हैं, यूपी बिहार, ठीक। और खैर क्राउड में ज्यादातर यूपी बिहार से होती है। आप यूपीएससी दीजिए अच्छे 2 साल 3 साल 4 साल खूब दीजिए। अगर इस दौरान स्टेट में कोई बड़ी वैकेंसी आ जाती, 12 सीट आ गई, 1000 आ गई, उसको यूज करिए। 3-4 महीने अलग से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर बार बार वही 200-250 सीट आ रही तो आप अपना इम्पैक्ट मत करिए, आप तो यूपीएससी को ही ध्यान दो। जब स्टेट तो दिया ही जाएगा बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन बिटवीन अगर कोई बड़ी वैकेंसी, अब जैसे यूपी में ये 2 वैकेंसीज बहुत बड़ी है, एक जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एक अगला जिसका मेंस हो रहा है, ये दोनों 900 प्लस है। तो एक अगले 2026 में आने वाली है, क्योंकि उसमें अब 2027 में इलेक्शन है, तो सुनने मारा सम देयर विल बी सीट्स मोर देन 1000। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को दिया जाए तो मतलब मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। क्या दिक्कत है, आप प्रीलिम्स दो, अगस्त में मेंस हो जाएगा, अगर आपका मेंस निकला सितंबर अक्टूबर 2 महीने देखो, 2-2.5 महीने दिसंबर में प्रीलिम्स लिखने को मिलेगा, क्या पता कई बार हिट हो जाती है। यंग एज में अगर आप अच्छी सर्विस स्टेट में अपने स्टेट में पा जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मतलब हालांकि मैं उस उम्र में हूँ शायद जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट ना कर पाऊँ, लेकिन अच्छी सर्विस अगर यंग एज मिलती है तो स्टेट में भी बहुत अच्छा है, बाद में रियलाइज होता। दूसरे सर ने जो पूछा कि कुछ कर लेना चाहिए क्या, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि बहुत लोग डीएमए को इतना सीरियस नहीं लेते जेन्युइनली। कभी कभी कोई बच्चा मुझे ये बात बोलता है सर डीएमए क्लासेस बहुत हो गई, मैं बोलता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है क्यों, क्या तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी क्लास पढ़ा दो तुम आ जाओ, उन लोगों को नहीं आता कुछ, जो नॉर्मल बच्चे हैं। और जो तुम पढ़ रहे हो ना 6 महीने में तुम इतना सीख लिया होगा, 8 महीने में कि तुम बहुत खड़े होगा क्लास ले लो, बीएमए क्लासेस कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा 75% जगह 70 ही तो हो जाएगा, वो तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान कुछ नहीं होना, कर लिया करो। कभी नहीं मन कर रहा आगे यहाँ पढ़ो अपना आराम, मेन गोल हमारे है। तो बीए और एमए में वैसे कोई डिफरेंस है नहीं, जैसे बीए करिए ऐसे खेलते खेलते एमए में, हाँ इतना कर लो, एमए को तुम या मास्टर्स को या एमएससी को तुम रेगुलर मत करो। एमए जब तुम्हारा कोई ऑप्शनल किसी का पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री डिस्टेंस से डाल, 2 साल की डिग्री हो जाएगी। कल को कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि यार नहीं मुझसे ना यूपीएससी पसंद ही नहीं है, मुझे ये नहीं निकला, मुझे नहीं मजा आ रहा यार, ये तो बहुत बकवास चीज है, आईपीएस बनकर मुझसे नहीं होगा, मुझे चाहिए सुकून, मुझे प्रोफेसर बनना, तो तुम मास्टर्स रहेगी, फटाक से जेआरएफ निकाल लेना। यूपीएससी की 10 महीने की तैयारी जेआरएफ निकलवा देती है, जेआरएफ निकलेगा पीएचडी कहीं कर लेगा, हमें बच जाएगा। तो कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, डिस्टेंस से ही कर लो, रेगुलर मत करो, लेकिन कर लो। एग्जाम देने 365 दिन में 6-7 दिन तो हम निकाल सकते हैं। दोनों 2 क्वेश्चन था आपको, दोनों का मैंने शायद दिया है सर। जैसा कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, इसके अलावा आपने हंसराज कॉलेज से भी बीकॉम किया, फिर मास्टर्स भी चल रहा था, यहाँ से पीएचडी भी चल रहा था। इतना मतलब बैगेज होने के बाद इतनी सारी अच्छी चीजों का, व्हाट केप्ट यू गोइंग फर्दर एंड फर्दर कि आप यहाँ तक अपने आप को सस्टेन करते रहे और फिर आज आपने ये एग्जाम क्रैक किया? यार 2 चीजें मेरे साथ हुई अच्छी, या 2 चीजों ने एक्चुअली मुझे सस्टेन किया। एक कि मेरी जैसे ग्रेजुएशन हुई ना, तो मैं फॉर्चुनेटली मैं मास्टर्स एडमिशन ले लिया, तो खेलते खेलते मैं मास्टर्स हो गया, मुझे इम्पैक्ट नहीं किया उसने मेरी यूपीएससी की। जैसे ही मास्टर्स हो मैंने जेआरएफ डाल दिया, मैं यूपीएससी देता रहता था, जेआरएफ निकल गया मेरा। फॉर्चुनेटली कोविड के बाद मेरे पीएचडी में एडमिशन, तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप रहा फेलोशिप का, और मेरी एकेडमिक डिग्रीज बढ़ रही थी, तो मुझे एकदम ऐसा खालीपन नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। शायद एकदम खालीपन होता तो मुझे ज्यादा एहसास होता। एक रीजन तो ये था कि मुझे कुछ मिलता रहा, जैसे मुझे मास्टर्स हुआ, मेरा जेआरएफ निकल गया, मुझे बड़ी हिम्मत हुई। फिर जेआरएफ निकला तो 1 साल रुक के, कोविड में उस साल सीट नहीं आई थी, तो अगले साल फिर मेरा पीएचडी में भी हो गया।
तो दिस केप्ट मी अलाइव। तो एक रीजन तो ये रहा कि मुझे कुछ कुछ चीजें हर साल 2 साल में मिलती रही। फिर मैंने इंटरव्यू दिया बीच में 2, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी। दूसरी चीज इसलिए ने जो मुझे हिम्मत दी वो ये है, जेन्युइनली ये भी मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, हम आते हैं गाँव से, मेरा असल में गाँव है जहाँ हम रहते हैं, और वहाँ गाँव में शायद शायद गाँव में क्या आसपास के गाँव में भी मुझ जैसा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं था कोई। और मुझे जब मैं गाँव जाता था तो कोई ना कोई बूढ़ा आदमी ऐसे कंधे पाकर, बेटा तू तो अफसर बनेगा। उनको ये बात नहीं किस कौन सा अफसर, कैसा अफसर, अफसर ऑफिसर नहीं अफसर। तो मुझे लगता था अगर मैंने एग्जाम से मुड़ के मैं वापस चला गया, तो बहुत लोग गाँव में या इलाके में ऐसे होंगे जो ये कहना शुरू कर देंगे फला के बेटा भी तो कुछ होता था नहीं। अरे अफसर हम लोगों के लिए नहीं है ये नौकरी, चलता है गाँव में, हम लोगों के लिए नहीं है अफसरी, अफसरी तो और लोगों के लिए है। तो मुझे वो मिथ तोड़नी थी, ये हमारे लिए भी है और इसको हम भी कर सकते हैं। और मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ, बेशक हमसे चाहे हम आईएएस नहीं बने, मुझे आज भी एहसास नहीं होता कि हम किसी आईएएस से कम है। ना हम नॉलेज में किसी से कम है, लेकिन ये बात कहने की नहीं होती, हम एहसास है इस बात का, हम किसी से कम नहीं। और अब भी ऐसा लगता है कि कई दफा ऐसा होगा जब मैं मीटिंग्स में बैठा करूंगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ऑनेस्टली कि कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि किसी न किसी आईएएस ऑफिसर की बात को तो मैं ओवरकम कराया करूंगा। सर ये ऐसा नहीं है, कोई तो मीटिंग हुआ करेंगे और मुझे बहुत ऑनेस्टली पता है कि ऐसा होगा, कितनी बार ऐसा होगा, क्योंकि वो एग्जाम निकाल लिया था उसने, वो था तो ऐसे ही बस। हम तो उनसे बेहतर है ना, हम करेंगे, अच्छा करेंगे। और जिंदगी में मान लो कुछ भी करना, एक्सेल करना, उसको अच्छा करेंगे। तो मुझे अभी भी मतलब ये बहुत जो थी हमेशा, यार गांव के लोग और हमारे इलाके के लोग बहुत उम्मीद से थे, उम्मीद लगती थी उन लोगों को, मुझे हमेशा रहा कि यार ये करके जाना है यहाँ से, चाहे मैं कल ही छोड़ दूं, मैं ये नौकरी ज्वाइन करने से पहले रिजाइन कर दूं चाहे मुझे मुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये करना जरूरी है, निकलना जरूरी है। वरना हमारे एतराफ में हमारे नजदीक के लोगों में बड़ी हिम्मत कमजोर होती है, लोग कमजोर होने लग जाते हैं। तो ये 2 रीजंस थे जिन्होंने मुझे सर्वाइव किया, अल्लाह का मतलब जिंदा रहा मैं। सर आपने डिस्पाइट कि आप इतने सारी चीज़ों में बिजी थे, तो आपने करंट अफेयर्स कैसे मैनेज किए? लाइक करंट अफेयर्स आप कैसे करते थे? यार इतना शेड्यूल के बाद करंट अफेयर्स कैसे मैनेज किया, ये सवाल है। बेसिकली मेरी एक आदत थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कहीं भी मैं रहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अगर कहीं ऐसी जगह मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिला तो मैं कम से कम मोबाइल में स्क्रॉल करता हूँ, कुछ भी नहीं लास्ट में इन शॉर्ट की आजकल ऐप है वो देखता हूँ। तो मुझे करंट अफेयर्स की ज्यादातर चीजें वहां से हो जाती है, और फिर लास्ट में जब एग्जाम आता फिर तो एक कोई मैगजीन तो फॉलो कर लेते थे, उससे हो जाती। तो फिर आप नोट्स कैसे बनाते थे? क्योंकि मतलब मैंने करंट अफेयर्स का नोट्स कभी नहीं बनाया ऐसे। मैं जो करता था लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, थोड़ा अवेयर रहेंगे कि न्यूज़ कैसे चल रही है, लास्ट में 2-3 महीने पहले फिर मैगजीन पढ़ने शुरू करते, उन्हीं में ऐड करते हैं जो लिखते हैं, या कभी कभी उन्हीं का 80 पेज की 100 पेज, उसके लास्ट में 2 पेज होता है, उसका जो लास्ट पेज होगा कवर वो दोनों तरफ से खाली होता है, फ्री होता है, उस दोनों पेज में इतना भर दूंगा पूरी मैगजीन को, उसमें लिखने की कोशिश करूंगा, फिर लास्ट में पूरी मैगजीन पढ़नी है वो 2 पेज पर, इतना शॉर्ट में। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें तो याद रह जाती हैं, आपको वो चीजें नोट्स में लिखनी होती है जो आपको लगता है ये याद नहीं रहेगी, मुझे याद रह सकती है उसका नोट्स क्यों बनाऊं, वैसे हो जाती थी। Mukarram sir has been very popular among students. पहले के बैचेस में भी, अभी के बैचेस में भी. तो from you guys, I will be inviting Akhlaq, and he has written something especially for the sir. Now he will be, presenting that in front of you. अखलाक, हाँ, इधर. अखलाक कभी ये वाली वीडियो की जरूर, बट जरूर कोई अच्छी कविता नज़म लिखा हुआ है, इसमें बहुत अच्छा लिखता है। आ, इधर थैंक यू सर। मुकर्रम सर को देख के सबसे पहले तो कहाँ गया तुम्हारा? ये है मेरे को हाँ ठीक है। एक शेर याद आता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं दी। ये तो तवील सफर के ऊपर है जो सर ने तय किया है, बहुत लंबा सफर था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और सर यहाँ के वन ऑफ दी फेवरेट फैकल्टीज में हुआ करते हैं, तो इसलिए ये हमारी जज्बात हैं सर के लिए जो हमने लिखा। तो आप लोग जरा मुलाहिजा फरमाइए कि वो उस्ताद नहीं हमारे जज्बातों का नाम है, कि वो उस्ताद नहीं हमारे जज्बातों का नाम है, बनाइस के दिल में उनका एक खास मकाम है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट,
या एस्से का सफर हो, हर मुश्किल को आसान कर दिखाने वाले तुम हो। मिस्टर मुकर्रम बदर सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। हर जख्म की मरहम, हर मुश्किल का जवाब है। उनके होने से लगता है हर मंजिल बस एक कदम पास है। न उस्ताद का गुरूर, न शागिर्द की दूरी, ऐसे इंसान की रहनुमाई है जरूरी। शुक्रिया। थैंक यू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Now I would like to present a small gift from the institute side. So thank you Mukarram sir for sharing your story, your learnings with our student, and I hope that this will continue to guide you, and you will in the challenges of the examination you will keep your faith, you will keep your confidence and emerge victorious like Mukarram sir, and I hope he will continue to guide us even after he joined the civil services. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग सब अच्छा करेंगे। कोई कुछ बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा, आपको छोटे में भी एक्सेल करना, खुश रहना है, हेल्थ पे ध्यान रखना और अच्छे दोस्त बनाना है, हैव गुड फ्रेंड्स। कुछ लोगों के दोस्त ही नहीं होते, दोस्त नहीं होते कुछ लोगों के। एक हम हैं, इतने दोस्त हैं हमारे, बहुत ज़्यादा। अरे स्कूल के आज तक कनेक्टेड हैं, कॉलेज के आज तक, फिर यूनिवर्सिटी, RCA, PhD, बनो IAS, बहुत सारे मतलब अलग अलग डोमेन से दोस्त बनाए, हैव गुड फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, चला फिर हम लोग। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो IAS। इसको रन करने वाले हैं UPSC क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया RCA एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल UPSC एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि IAS, IRS और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया RCA के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और GS कोर्स के साथ आपको ऐसे और CSAT की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने UPSC के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो IAS।